A very good morning to everyone. I am Anuj Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. Dear students, in today's class we will discuss the poem of class 12th, and the name of the poem is A Thing of Beauty, and it is written by the greatest modern romantic poet जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वी विल सी दैट वी हैव क्लासिफाइड दिस वीडियोस सब टॉपिक्स, कि मतलब हम किन किन चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ब्रीफ इंट्रो ऑफ द पोएट होगा, जिसमें हम जॉन कीट्स के बारे में समझेंगे कि कौन थे, क्या करते थे, कैसे थे। और फिर उसके बाद पोएम की आउटलाइन यानी कि अबाउट द पोएम हम लोग चीज़ें समझेंगे। फिर एक्सप्लेनेशन होगा और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम होगा, और फिर जो है फिगर ऑफ स्पीचेस की हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ हुई हैं, और मेनली किस चीज़ के बारे में यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस के कॉन्टेक्स्ट में बात यहाँ पे हुई है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, ठीक है। तो एज यू नो दैट John Keats is a very famous poet, and he is known as the greatest writer or the poet of modern era, or you can say modern romanticism, ठीक है। तो मतलब मॉडर्न रोमांटिसिज्म की बात यहाँ पे इसलिए करेंगे कि अर्लियर जो रोमांटिसिज्म के जो पोएट्स थे उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ आते थे, ठीक है, और इनके साथ कॉलरिज वगैरह भी थे। तो बहुत सारे पोएट पहले रह चुके थे। तो ये मतलब लेटर पीरियड में आए और इन्होंने सुपर नेचुरलिज्म यानी कि मतलब नेचर को इन्होंने थोड़ा सा दूसरे हिसाब से डिस्कस किया है। क्योंकि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द पोएट वर्ड्सवर्थ, ही वाज आल्सो द प्रीस्ट ऑफ नेचर। वो उन्होंने भी नेचर को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। बट देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस एज फॉर एज द बोथ यू नो पोएट्स आर कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ है वो नेचर की सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं। वो बहुत ही नेचर को साधारण तरीके से मानते थे कि नेचर भाई बहुत ही एक नॉर्मल वे में रिप्रेजेंट करते थे नेचर को। बट एज फॉर एज दिस पोएट इज कंसर्न, ये पोएट थोड़ा सा अलग है। ये नेचर को थोड़ा अलग ढंग से रिप्रेजेंट करता है। कैसे अलग करता है? क्योंकि यहाँ पे नेचर को ये पावरफुल दिखाता है कि नेचर हैज लॉट ऑफ पावर्स, और ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज नॉट द क्लास ऑफ लिटरेचर, लेकिन हम लोग इतना जानेंगे कि काफ़ी हद तक ये मतलब नेचर के ही आसपास रहते हैं। अब इनका जो टॉपिक है वो नेचर ही रहता है। तो सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो ही वॉज बॉर्न ऑन इन द ईयर 1795। 1795 में इनका जन्म हुआ था लंदन में, और इनकी जो डेथ है वो है 1821। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि कितने साल, 26 ईयर्स। ही हैड वेरी लेस टाइम, ही ओनली was in this world for 26 years, और 26 साल की एज में आप समझ रहे हैं ना, इन्होंने वो चीज़ें करी हैं जो शायद लोग 100 साल भी जीते नहीं कर पाते, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा इनका एक आप कह लीजिए कि विजन रहा इंग्लिश लिटरेचर को लेके। बहुत कम समय इनको मिला इस धरती पे, बट ही हैड डन ट्रेमेंडस वर्क एज फॉर एज द लिटरेचर पोर्शन इज कंसर्न। और कई इनकी पोएम्स हैं। एक इनका इपिक है, ठीक है। एक इपिक मीन्स होता महाकाव्य जो बहुत बड़ा होता है, तो उसका नाम है इंडीमियन। और इंडीमियन एक्चुअली इंडीमियन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस पोएम इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंडीमियन। इंडीमियन का ही एक भाग है ये पोएम। ये पोएम कोई अलग से नहीं आई है, ये इंडीमियन ही है, आप ये समझिए, ठीक है। तो इनके बारे में हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट
ऑफ डेथ। और रोमांटिक पोएट ये थे ही, ठीक है। और जो पोएम है उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, पोएम आउटलाइन, यानी कि पोएम कहाँ से ली गई। तो यू कैन से दैट दिस पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम द epic poem written by him was Endymion, and this is only the very short form or you can say part of Endymion. Endymion का एक छोटा सा भाग है ये, ठीक है, 4 स्टेंजा है इसमें। तो और Endymion के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है। Endymion is an epic which is based on Greek mythology, ठीक है। ये ग्रीक माइथ जो है, एक पौराणिक कथा आप कह लीजिए, उसके ऊपर बेस्ड है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है इंडिमियन ही है, जो कि शेफर्ड है, और वो किससे प्यार करता है, वो डायना। डायना एक मतलब एक जो है आप कह लीजिए कि एक गॉडेस है, ठीक है, उनसे प्यार करता है। और यही कहानी है, बहुत अच्छी सी है कहानी, तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते, लेकिन इसके बारे में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखिए 2 पॉइंट आपके हैं, एक तो हमारा ये ब्रीफ इंट्रो हो गया, ठीक है, और फिर अबाउट पोएम आउटलाइन हो गई कि मतलब कहाँ से पोएम ली गई है, किससे रिलेटेड है, ये भी हम बता रहे हैं कि ये उससे रिलेटेड है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी किसी चीज़ से अगर वो खुश होता है कोई भी आदमी, तो वो उसी से के बेस्ड है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता की चीज़ जिससे आप खुश हों, जिससे आप अच्छा आपका मन रहे। तो यहाँ पे द नेचर इज एज यू नो दैट वेरी मच क्लोज टू द यू नो द पोएट इज वेरी मच क्लोज टू नेचर। तो यहाँ पे नेचर को इन्होंने एक अपना पसंदीदा टॉपिक बनाया है और उसके बारे में ही डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो मतलब इंडिमियन जो है ही वॉज फेल इन लव विद डायना, डायना से इनको प्यार व्यार हो जाता है। तो इसके बारे में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये एक इनका आपका आउटलाइन हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीधे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे क्या है। इसमें देखिए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स loveliness increases, it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sheep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो देखिए इसमें पोएट क्या है, द पोएट स्पीक्स ऑफ अ परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटीफुल, परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी कि चीजें हैं। यहाँ पे पोएट हमने अभी डिस्कस किया कि किसके बारे में बात कर रहा है। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ थिंग विच ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस टू योरसेल्फ, यानी कि आपको खुश करती कोई भी चीज हो सकती है, उसके बारे में यहाँ पे पोएट बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए और एक बात और हम कहते हैं कि यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है। दूसरा पॉइंट है कि एक तो पॉइंट ये हो गया कि आप जिससे खुश हो जाएं, जो चीज़ है। दूसरा यहाँ पे पोएट जो है, द पोएट इज वेरी मच क्लोज टू द नेचर। तो यहाँ पे पोएट इज रिप्रेजेंटिंग द नेचर इन हिज कॉन्टेक्स्ट, अपने उसमें नेचर को वो दिखा रहा है, बता रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए द पोएट स्पीक्स ऑफ द परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स विच गिव अस इंटरनल जॉय। तो आपको क्या देता है, खुशी देता है। जो नेचर है वो क्या देता है, खुशी देता है। देयर लवलीनेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड नेवर फेड्स अवे, इट्स लवलीनेस। तो यानी कि जो ऐसी जो चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी खुशी को और बढ़ाती हैं, ठीक है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और मतलब ये कभी भी फेड का मतलब है कि आपको निराश नहीं करती, ठीक है। आप जो है इनको देख के आनंदित होते हैं, यू एंजॉय योर टाइम, ठीक है।
और दे गिव अस पीस, और क्या क्या हमको मिलता है? पीस, शांति मिलती है। जस्ट लाइक अ क्वाइट शेडी प्लेस गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो बहुत धूप है, बहुत कस के, या ऐसी जगह पे जहाँ गर्मी है, वहाँ पे आपको एक शेड एक मिल जाए, जहाँ पे आसरा जो मिल जाए कि वहाँ पे आप बैठे रहें, तो वो चीज़ यहाँ पे नेचर करता है। अ साउंड स्लीप रिजल्ट्स इन अ गुड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड एज इट प्रोवाइड अस ट्रैंक्विलिटी एंड मेंटल पीस। और फिर हमको ये चीज़ें जो मिलती हैं नेचर के द्वारा, इनसे क्या होता है? इनसे हमारा जो हेल्थ और जो बॉडी है, ठीक है, हेल्थ हमारी अच्छी हो जाती है, बॉडी और माइंड जो है वो हेल्दी हो जाता है, ठीक है। सो द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा नंबर 1 इज डन। अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरे में देखिए, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मीन्स मॉर्निंग होता है, वी आर wreathing a flowery band or to bind us to the earth. In spite of despondence of the human dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark स्पिरिट्स। तो आप देखिए इसमें जो सेकंड नंबर स्टेंजा है, इसमें क्या है देखिए दिया, व्हेन वी वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर अ साउंड स्लीप, यानी कि जो जब हम लोग एक नई सुबह जगते हैं, यानी कि आफ्टर द स्लीप व्हेन वी वोक अप, ऑल द ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ आवर स्वीटेड ड्रीम हेल्प अस टू स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड विद अर्थ। तो पृथ्वी जो हमारी है, जो अर्थ है, इससे हमें जोड़े रखने के लिए जो हमारी पास्ट मेमोरीज हैं, जो स्वीट ड्रीम्स हैं, वो हमारी हेल्प करती है, ठीक है। दैट इज वाई द पोएट फील्स दैट एवरी मॉर्निंग वी प्रिपेयर अ wreath ऑफ फ्लावर एंड बाइंड्स अस टू अर्थ मोर स्ट्रॉन्ग। तो यानी कि जैसे एक फूलों का गुलदस्ता है, या फूलों का एक आप माला कह लीजिए, ठीक है, सर्किल ऑफ फ्लावर, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो चीज़ों को सिस्टमैटिक करता है। ऐसे ही हमारे लिए भी चीज़ें सिस्टमैटिक हो जाती हैं जब हम लोग एक रात सोते हैं और फिर जगते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए थर्ड स्टेंजा, देखिए इसमें क्या है। इसमें डिस्क्राइब किया गया है बहुत सारी चीज़ों को, द थिंग्स विच आर the part of nature, or you can say in the form of nature. For example, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boom for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid forest break rich with a sparkling of fair musk rose blooms। ये हमारा जो थर्ड स्टेंजा है। इन दिस स्टेंजा वी विल सी दैट देयर आर लॉट ऑफ फॉर्म्स ऑफ नेचर। जो फॉर्म्स ऑफ नेचर हैं वो बहुत सारी हैं, और काम क्या करती हैं वो। द पोएट नाउ गोज ऑन द लिस्ट दोज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। ही सेज दैट द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज विच प्रोवाइड शेड टू sheep, the daffodils, the greenery surrounds them, the cool and clear streams which provide respite in the heat of summer, and bushes growing in the forest। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि जितनी भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, those things help a person to live a very happy and peaceful life। These all the natural things provide life on the earth, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। फिर देखिए स्टेंजा नंबर 4 में देखिए, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एंड endless fountain of mortal drink pouring unto us from the heavens brink।
अब देखिए इसमें लास्ट जो स्टेंजा है उसमें क्या है, द पोएट एड्स ऑन फर्दर टू हिज लिस्ट, और चीजें वो जोड़ता है। अभी तक तो जो चीजें जोड़ी उनमें क्या, अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज ब्यूटी इवन इन डेथ, ही फाइंड्स ब्यूटी इन इमेजिनरी स्टोरीज पीपल हैव मेड अबाउट आवर डेड एंसेस्टर्स हु वर डीम्ड एज हीरोइक एंड माइटी। यानी कि जो हमारी कहानियां जो हम लोग इमेजिनरी, यानी कि जो एक काल्पनिक कहानियां नहीं हम लोग सुनते हैं कभी कभार कि हमारे पूर्वज इस तरह के थे, या मतलब जो इमेजिनेटिव स्टोरीज होती हैं वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, कैसे रोल प्ले करती हैं, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम दोज स्टोरीज दैट आवर एंसेस्टर्स हैड डन हीरोइक वर्क, मतलब हीरो थे और बहुत ही, हीरो का मतलब, हीरोइक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ब्रेव। ठीक है, तो ब्रेवली दे फॉट टू देयर एनिमीज। The poet goes on to say that that all the lovely tales that we have heard can also be replaced or placed among such things of beauty। वो उनसे भी हमें enjoy हम करते हैं, उन चीज़ों को हमें अच्छा लगता है। फिर देखिए, all beautiful things are like an endless fountain from the heaven sent by God। यानी कि the God has created this earth for us and this earth is just like a gift for us। ठीक है, ये जो पृथ्वी है this is a precious gift for us। ठीक है, तो this is enough as far as the 4 stanzas are concerned। ठीक है, तो यहाँ पे 4 stanzas भी हो गए हमारे, तो एक्सप्लेनेशन भी हमारा हो गया। अब देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो पॉइंट नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए इसमें क्या है, जॉन कीट्स इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न रोमांटिक पोएट। तो यहाँ पे मॉडर्न रोमांटिक पोएट इनको माना जाता है। ठीक है, हिज फेवरेट टॉपिक इज नेचर। नेचर इनका क्या है, फेवरेट टॉपिक है, लेकिन कैसे अलग है वर्ड्सवर्थ से, क्योंकि ये सुपर नेचर या सुपर नेचुरलिज्म को बिलीव करते हैं, विच ही डिस्क्राइब्स टू एंटरटेन हिज रीडर्स। His poem is the part of his famous work Endymion। Endymion जो है ये इनका एक इपिक है, इसको क्या कहेंगे, इपिक, उसी से इसको लिया गया है, which is a Greek mythology। ठीक है, या माइथ आप कह लीजिए, पौराणिक कथा है। फिर देखिए, in this poem the poet tells us the importance of nature which provides अस जॉय, यानी कि हमें खुशी प्रदान करता है जो नेचर, और क्या, गुड हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पोएट एक्सेप्ट्स दैट डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, होपलेसनेस आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज नेचर हेल्प्स अस टू शेड सैडनेस। यानी कि इतनी सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं, क्या क्या डिसअपॉइंटमेंट होता है, हम लोग कभी कभी निराश भी हो जाते हैं, सैडनेस, होपलेसनेस, वही चीजें हैं सारी, आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन फिर भी नेचर हमारे लिए क्या करता है कि इन चीजों को ढक देता है, यानी कि कम कर देता है। ठीक है, द नेचर इन द फॉर्म ऑफ द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज विच प्रोवाइड शेड टू sheep are all eternal source of joy and pleasure। यानी कि इन चीज, ये जो नेचर से रिलेटेड जो चीजें हैं, सन है, मून है, यंग एंड ओल्ड ट्रीज हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये शीप जो मतलब भेड़ होती है, ये एग्जाम्पल के रूप में है। ठीक है, यहाँ पे भेड़ का मतलब नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें और हो गई, तो उनको क्या करता है, उनको हेल्प करता है टू सर्वाइव। आर ऑल इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, यानी कि ये हमें खुशी देता है। ठीक है, ये सारी चीजें। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन फ्रॉम द हेवन। एंडलेस फाउंटेन यहाँ पे क्यों कहा गया है, बिकॉज ऑल द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं वो क्या करते हैं, हेल्प अस टू लिव अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। और ये जो है ये क्या है, ये एक प्रकार से आप कह लीजिए
कि गिफ्ट फ्रॉम गॉड है, ठीक है, गिफ्ट फ्रॉम गॉड है, एक प्रकार से आप कह लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीचेस इसमें कौन सी आई हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें मोस्टली दो जगह पे आप देख लीजिए, स्टेंजा नंबर 2 में यहाँ पे नोबल नेचर्स आया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका एलिट्रेशन हो गया। और स्टेंजा नंबर 3 में कूलिंग कोवर्ट आया हुआ है, तो ये भी आपका एलिट्रेशन हो गया। तो ये तो आपके फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में हो गया। और फिर आपका ये टोटल आपके जो है सेंट्रल आइडिया भी हो गया आपका, ठीक है, और ये फिगर ऑफ स्पीचेस हो गया। So we have covered all the subtopics in this video. Thank you for watching the video. Thank you. Have a great day. Thank you.